गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस चैनल सिविल चौपाल पे। तो जो सिविल चौपाल की हमने शुरुआत की है उसका एक एम है कि हम जितने भी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी सफलता में थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएँ, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। तो जो इस कड़ी में जो हमारी सबसे पहली शुरुआत रहेगी वो HCS को लेकर रहेगी, हरियाणा सिविल सर्विसेज को लेकर, क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो इसलिए जो अपनी पहली वीडियो होगी वो HCS प्रीलिम की जितनी सारी डिटेल्स हैं उसके बारे में होगी, और बाद में आपको एक स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी कि कैसे सोर्सेज को पढ़ें आप, ताकि आप जल्दी से जल्दी एग्जाम को करेक्ट कर पाएँ बहुत आसान तरीके से। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाउट्स जितने भी बच्चों के मन में हैं कि HCS नोटिफिकेशन को लेकर क्या क्या डाउट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन जो आपका एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है वो अक्टूबर या नवंबर में बताया जा रहा है। अगर ये बात सच होती है तो आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो हमें इसी बेस को मानते हुए तैयारी करनी चाहिए कि एग्ज़ाम कभी भी लिया जा सकता है, तो हमें तो अपनी तैयारी पे फोकस करना है, नोटिफिकेशन कभी भी आए। फिर जो दूसरा डाउट्स रहता है कि सिलेबस और पैटर्न क्या क्या है, इस पे बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज कितने मतलब वेटेज क्या है हर सब्जेक्ट का, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट से, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम सोर्सेज कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पढ़नी चाहिए अपनी तैयारी में, जिससे हम प्रीलिम्स को आसानी से करेक्ट कर पाएँ। फिर NCERT को पढ़ें या ना पढ़ें, ये भी एक डाउट है। फिर बताते हैं कि जो न्यू NCERT आई हैं 6 to 8 की, जो सोशल साइंस की नई NCERT ऐड कर दी गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनको पढ़ना है या जो पहले से NCERT चली आ रही थी 6 to 8 उनको पढ़ना है, इसके बारे में भी एक डाउट्स बच्चों के मन में बना हुआ है। फिर कई लोग कहते हैं कि ये जो HCS का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ UPSC एस्पिरेंट्स के लिए होता है। क्या ये बात बिल्कुल सच है? तो ऐसा है जी, UPSC एस्पिरेंट्स को इसमें एज तो मिलता है क्योंकि जो सिलेबस है बहुत सारा ओवरलैप करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ही ये पेपर है। तो जो और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे HSC CET और CGL SSC, इनकी अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग भी इसको अगर सही ढंग से तैयारी करो तो आप आराम से इसको करेक्ट कर पाएंगे। फिर लास्ट में बात करेंगे टेट सीरीज और PYQ का क्या रोल होता है आपकी तैयारी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी से। तो जो एलिजिबिलिटी है उसमें एज लिमिट बताई गई है HCS के द्वारा कि जो 18 ईयर आपकी मिनिमम एज है टिल 42 ईयर्स, ये जर्नल का एज क्राइटेरिया बताया गया है। देखिए आप लोग को दिखेगा, द कैंडिडेट एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ DSP, यानी DSP को छोड़ के 18 साल से 42 साल तक आप पेपर दे पाएंगे, और DSP के लिए ये एज 18 to 27 ईयर्स है, ये आपको याद रखना है। सबसे खास बात यह है कि जो SC ऑफ हरियाणा है और BC ऑफ हरियाणा है उनको 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई नंबर ऑफ फिक्स अटैम्प्ट नहीं होते कि आपको 2 अटैम्प्ट है 3 अटैम्प्ट है, आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। जैसे UPSC में एक जनरल के कैंडिडेट को 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई फिक्स नंबर ऑफ अटैम्प्ट नहीं है, जब तक आप अपनी लास्ट एज को अटेंड नहीं कर पाते, जो लास्ट एज लिमिट को, तब तक आप जितने भी अटैम्प्ट देना चाहें अटैम्प्ट दे सकते हैं। और एक खास बात जो UPSC से यहाँ पे अलग है वो ये है कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो UPSC में तो अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको अपना ग्रेजुएट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कंप्लीटेड जो ग्रेजुएट होते हैं वही इसको अप्लाई कर पाएंगे, ये बात एक इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, फिर बात करते हैं HCS प्रीलिम पैटर्न के ऊपर। तो जो पैटर्न बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें जनरल स्टडीज यानी GS जिसको कहते हैं वो 100 नंबर्स का होता है। जैसे ये UPSC में 200 नंबर का होता है, यहाँ पे 100 नंबर का है। ऐसे ही जो CSET है उसको आप 100 नंबर का होता है। तो ये दोनों एग्जाम होते हैं सुबह और शाम। इनमें जो CSET होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका क्या मतलब है? क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब सिर्फ इतना है कि इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया है 33%, आपको बस उतने नंबर लेने होते हैं, यानी 100 में से 33 नंबर जिसको आए उसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो CSET में क्वालिफाई माना जाएगा। और जो GS का पेपर है उसके हिसाब से मेरिट लगती है, यानी इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना बेहतर है। और देखिए आप ये लिखा गया है कि मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है, ये MCQs बेस्ड इसको कहते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं इसमें। और जो बहुत क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स की होती है, जिसको 1/4 भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, और इसको और आसान भाषा में समझे तो 1/4 को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट 4 क्वेश्चन को गलत कर देता है तो जो उसका एक क्वेश्चन सही था वो भी गलत मान लिया जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये सारी बातें। और आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि जो HCS का जो सिलेबस है ये ऑफिशियल सिलेबस है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये ऐसा ऑफिशियल सिलेबस HPSC के द्वारा दिया गया है। इसमें जो चीज़ें हैं, एक तो ये सिर्फ इंग्लिश में दिया गया है, दूसरी बात है चीज़ों को बहुत मतलब एक पैराग्राफ फॉर्मेट में बनाया गया है। यहाँ पे देखिए पैरा फॉर्मेट में दिया गया है ज़्यादातर। इसको हमने क्या किया, पॉइंट वाइज और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपके आगे तैयार कर दिया, पॉइंट वाइज और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। इसमें कुछ अलग नहीं है, जो HPSC का ऑफिशियल सिलेबस है वही है ये, बस इसको पॉइंट वाइज
सेट किया गया है, पॉइंट वाइज सेट किया गया है। तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल से, जो सिविल चौपाल का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे। ठीक है जी। और इसमें जो बेसिकली बातें हैं वो यही है कि जनरल साइंस आएगी, करंट इवेंट आएगी, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, जियोग्राफी आएगी, और आपके जितने सारे जीके के सब्जेक्ट्स हैं ये सारे आते ही हैं, और विद करंट अफेयर, बस यही है। ठीक है जी। फिर कुछ बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहा है पिछले सालों में, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। तो इसके बारे में हम देखेंगे तो 2021 से 2023 के एग्ज़ाम्स को हमने उठाया है। 2021 से 2023 से एग्ज़ाम जो हमने 3 सालों के एग्ज़ाम उठाए हैं, इससे पहले के एग्ज़ाम ना उठाने का एक बड़ा रीज़न है हमारे पास कि 2021 में एचपीएससी ने जो अपना ट्रेंड है एग्ज़ाम लेने का वो यूपीएससी की तरह बना दिया, यूपीएससी की तरह अलाइन कर दिया। उससे क्या हुआ कि उससे पहले के जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते थे 2021 से पहले जितने भी एचएस के पेपर हो रहे थे वो फैक्चुअल टाइप के हो रहे थे, और लूसेंट जैसी बुक से वो आराम से क्लियर हो रहे थे। इसलिए हमने 2021 के बाद जब एचपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया उसके आगे के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है जी। तो जो 2021 से 2023 के बीच के जितने भी अपने एग्ज़ाम हैं उनको रखा गया है यहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं, और एक ये अच्छा हमें आइडिया देगा कि पीवाईक्यूज कैसे आते हैं और कितने एचपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो इसमें देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज देखा गया है वो हिस्ट्री का देखा गया है। एवरेज अगर क्वेश्चन निकालते हैं तो हम एवरेज 27 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, एक बड़ा नंबर है। और जियोग्राफी के 18 क्वेश्चन, साइंस के 16 क्वेश्चन, पॉलिटी के 14 क्वेश्चन। ये 4 सब्जेक्ट आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पे, 4 सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी कट ऑफ को क्लियर करवाने में। तो इन 4 सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करके जाना है। इसके अलावा भी करंट अफेयर है उसके 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 6 क्वेश्चन, हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन, और मिसलेनियस के 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये एवरेज है जी, 3 सालों का जो एवरेज निकालकर जितने क्वेश्चन बने हैं उनको यहाँ पे डाला गया है। इससे हमें पता लगता है कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना ज़्यादा फोकस करना है और किस पे नहीं करना है। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है ताकि आप क्वेश्चंस को देख पाएँ आराम से। जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना है वो आराम से देख सकता है कि 2021 का ये है, 2022 का ये, 2023 का है, कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। साइंस के लिए हमने एक पाई चार्ट अलग से बनाया है कि इसमें आपको पता लगता है कि बायोलॉजी की जो वेटेज है, बायोलॉजी की जो वेटेज है वो थोड़ी ज़्यादा है, उसके बाद फिजिक्स को वेटेज थोड़ी ज़्यादा है, और फिर केमिस्ट्री की। इससे पता लगता है कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस हम बायोलॉजी पे रखेंगे, फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे। पढ़ना सब कुछ है। ठीक है जी। फिर बात करेंगे हम एनसीईआरटी रिलेवेंस से कि एनसीईआरटी की क्या क्या रिलेवेंस है अपने इस एग्जाम में। तो इस रिलेवेंस को देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाऊंगा 2023 के एग्जाम के। 2023 का जो एग्जाम है इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये 2023 का एग्जाम 11/2/2024 को हुआ था। ये था एचसीएस 2023 ही, लेकिन हुआ ये 2024 में था। तो इसके बेस पे हमने कुछ प्रूफ डाले हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। इससे आपको लगेगा कि एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। रेगुलर सोइल के बारे में क्वेश्चन आया, रेगुलर सोइल के बारे में क्वेश्चन आया। ये 10th की जो एनसीईआरटी है जियोग्राफी की, पहले चैप्टर में से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है। आप ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सेम की सेम है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इससे अगला ही क्वेश्चन चैप्टर 1 से ही पूछा। 10th की एनसीईआरटी चैप्टर 1 जियोग्राफी से ही ये क्वेश्चन आया, पेज नंबर 10 से। देखो यहाँ पे पेज नंबर भी लिखा गया है, और बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। फिर आप देखिए चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 19, पोर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन था। पोर्ट्स के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो जो एक चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर 7 है 10th क्लास का एनसीईआरटी का जियोग्राफी का, उससे ये क्वेश्चन आया। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए 10th की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 38, और चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन आया। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। इससे आपको पता लग रहा है कि एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जो एक ये मिलेट्स पे क्वेश्चन नंबर 15 आया था, ये इसलिए ही पूछा गया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया था हमने 2023 को, यानी मोटे अनाजों का वर्ष बनाया था हमने 2023 को, इसलिए भी ये क्वेश्चन आया था एचसीएस के पेपर में। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये इस मैप से आराम से क्लियर हो रहा है। देखिए चैप्टर नंबर 2 9th की एनसीईआरटी है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका बिल्कुल आराम से क्लियर हो रहा है इस मैप से ही। इसमें एक जेले पे ला जो है ये सी पॉइंट, ये आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारे तीनों पॉइंट्स इसी मैप से हो रहे हैं, एक सिंगल मैप से। देखिए आप, इससे अगला जो क्वेश्चन नंबर 44 है, ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 1, भाग 1, पार्ट 1, +2 की एनसीईआरटी है ये, +2 की एनसीईआरटी, और चैप्टर 1 उसी से पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए आप यहाँ पे दिखेगा आपको, ये आगे लिखा भी गया है, ये उर, दिलमुन, मगान और मेलुआ। देखिए इस मैप से ही ये सारा क्वेश्चन पूछा गया, दिलमुन, मकान, मेलुआ और आपको दिख रहा होगा। तो इससे आपको पता लग रहा है कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी पढ़ाई में। फिर आगे देखिए आप, ये क्वेश्चन जब आया 34, क्वेश्चन नंबर 34, ये जब क्वेश्चन आया तब लोगों के मन में बहुत सारे डाउट थे कि क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, बहुत सारा डेप्थ में इतना क्वेश्चन आ रहा है,
रागा रागनी के स्पेसिफिक मूड टाइम्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया कहाँ से? तो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन आया था +2 की एनसीईआरटी है, एन इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर पार्ट 2। 12वीं की फाइन आर्ट की एक एनसीईआरटी है, कला की एक एनसीईआरटी है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग ये चैप्टर है, यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए, रागमाला पेंटिंग्स आर पिक्टोरियल इंटरप्रिटेशन ऑफ रागाज एंड रागनीज। ये बिल्कुल बिल्कुल सेम स्टेटमेंट 2 यहाँ से उठाई गई है, और स्टेटमेंट 1 ये रही, स्टेटमेंट 1 ये रही। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, चैप्टर 5 एनसीईआरटी 10th जियोग्राफी। इस मैप से पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप इसको बिल्कुल मैच कर लेना। ये आपकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा देंगे इसका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ये इस एक बॉक्स से पूछा गया, शंकर देव के इस बॉक्स से। ये +2 की एनसीईआरटी है, थीम्स 2 जिसमें मिडाइवल इंडिया कवर किया गया है, और भक्ति सूफी ट्रेडिशन एक चैप्टर का नाम है, भक्ति सूफी परंपरा, इसमें से ये पूछा गया है। देखिए कीर्तन घोष यहाँ पे लिखा गया है, ये कीर्तन घोष यहाँ पे लिखा होगा, ये कीर्तन घोष, और वैष्णव धर्म और भगवती धर्म इस पे लिखा गया है। भगवती धर्म ये शंकर देव के थे। ठीक है जी, आप देख पा रहे हैं कैसे वर्ड टू वर्ड सीधे का सीधा एचसीएस ने उठाए हैं क्वेश्चन आपके पेपर में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 91, ये साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है क्लास नंबर 10th की साइंस चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है, ये एक्टिविटी 2.2 है, यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन उठाया गया है, आप इसको देख लेना। फिर आता है ये क्वेश्चन नंबर 90, एनसीईआरटी की 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा आप। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग टॉयज बनाने के लिए होता है, और नीचे क्यू क्लाइम के बारे में भी लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 93, ये भी 10th की एनसीईआरटी, और ये शायद चैप्टर नंबर एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम से कोई चैप्टर है, ये शायद 4th चैप्टर होगा। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट जो भी चैप्टर है वो शायद 3 या 4 है, उससे ये पूछा गया है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से उठाए गए हैं सारे। ठीक है जी, आप इनको आराम से मैच कर लेना बैठ के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 85, जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, वो क्लास 10th लाइफ प्रोसेस नाम का एक चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आए हैं करंट लिंक करके या फिर एनसीईआरटी से। ये 2023 का एग्जाम्पल दिया गया है, एचसीएस 2023 का जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम का, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। इससे 2-3 बातें क्लियर होती हैं कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, और आपको ऐसे भी बता दें कि लगभग जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, एचसीएस 2021 लगाओ, 2022 लगाओ, उसमें 30+ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधे एनसीईआरटी से आ रहे हैं। खासकर कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस है, ये कुछ ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सीधे के सीधे वो क्वेश्चन उठा के एनसीईआरटी से आपके पेपर में डाल रहे हैं, तो इसलिए आपको वो ढंग से पढ़ने होंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे कि क्या होता है सारी चीज़ों में, फालतू की बातें ना करते हुए सीधा बात करेंगे कि सोर्सेज क्या होने चाहिए अपने। तो बात कर रहे थे हम सोर्सेज की, कि सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए अपने अच्छी प्रीलिम के लिए, जिससे हम प्रीलिम्स को क्रैक कर पाए। तो बात करते हैं हिस्ट्री की शुरुआत में। हिस्ट्री में जो देखा गया है कि वो सारे लगभग जो क्वेश्चन अपने होते हैं वो एनसीईआरटी से सीधे सीधे कवर हो रहे हैं। तो एक तो एनसीईआरटी इसके लिए बेहतर सोर्स बनता है। इसमें एनसीईआरटी में भी कौन सी, एक तो 6th की, 7th की और 8th की एनसीईआरटी को हमें पढ़ना पड़ता है, और एक +2 की एनसीईआरटी को। +2 में 3 बुक्स हैं, पार्ट 1, भाग 1, भाग 2। देखिए भाग 1, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इन तीनों ये तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री इसको कहते हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये तीनों बुक से बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़ते तो अब सब हैं इसको, जैसे कि 6th को पढ़ा हमने, फिर 7th को पढ़ा, 8th को पढ़ा, सारे बच्चे ऐसे करते हैं। हम थोड़ा अप्रोच को डिफरेंट लेके चलेंगे, इससे क्या होगा, आपकी एक बेहतर समझ बन पाएगी हिस्ट्री को लेके। आपको क्या करना है, जैसे कि 6th की जो एनसीईआरटी है वो एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रही है, एंशिएंट हिस्ट्री को यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को। ऐसे ही जो +2 की थीम्स 1 है, जो भाग 1 का इतिहास है, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री को एडवांस लेवल पे कवर कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जब आप 6th को करेंगे तो +2 की एनसीईआरटी को साथ में करना है थीम्स 1 को। ऐसे ही जब आप 7th की एनसीईआरटी मिडाइवल इंडिया को पढ़ेंगे, 7th की एनसीईआरटी मिडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर कर रही है, आपको क्या करना है, ऐसे ही जो थीम्स 2 है, +2 की जो थीम्स 2 है वो मिडाइवल इंडिया को एडवांस लेवल में कवर कर रही है, आपको इन दोनों को मिला के साथ में पढ़ना है। ऐसे ही जब आप 8th की एनसीईआरटी का जिक्र करेंगे, देखिए 8th की एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रही है, ऐसे ही जो थीम्स 3 है +2 क्लास की, वही मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रही है। तो आपको क्या करना है, जब आप 6th की एनसीईआरटी को करें तो +2 की एनसीईआरटी थीम्स 1 को साथ में करें, जब आप 7th की एनसीईआरटी को करें तो थीम्स 2 को साथ में करें, जब आप 8th की एनसीईआरटी को करें तो थीम्स 3 को साथ में करें। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए मेरा जवाब ये है कि आप कुछ भी ना पढ़ें तो भी कुछ नहीं होगा, और पढ़ के भी अगर जाते हैं तो ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं आपको। लेकिन आप लूसेंट की एक रीडिंग ले सकते हैं, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की, लूसेंट की एक रीडिंग ले सकते हैं एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो PYQs होते हैं यूपीएससी के
जो आईएएस के पेपर में आते हैं, सीएससी प्रीलिम्स जो होता है उसके 6 से 7 साल के पेपर आप कवर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसको ठीक से कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ने पहले स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है तो उसको रिवाइज कर सकता है, लेकिन अगर उसमें किसी ने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है, कोई नया बच्चा है, तो वो इसको ना पढ़ें। स्पेक्ट्रम एक बड़ा सोर्सेज हो जाता है जिसको कवर करना एक बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है जी, तो हिस्ट्री के लिए आप इतना करें, आपका आराम से होगा। और बात करेंगे जब आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर में आपको सिर्फ 2 बुक्स पढ़नी होती है। ये +1 क्लास की पार्ट 1 है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स पार्ट 1 +1 क्लास की बुक है, और ये +2 क्लास की बुक है। ये 11वीं क्लास की बुक है, ये +2 क्लास की बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये आप लोगों को पढ़नी होती है। ये दोनों बुक मोर देन इनफ है, मतलब आर्ट एंड कल्चर का इससे बाहर नहीं आते हैं क्वेश्चन, और इससे बाहर आएंगे तो आप आपको नहीं, मतलब सभी लोगों को परेशानी देंगे, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप ये पढ़ें और हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी कवर करें, आपका बिल्कुल आराम से ये चीज़ें हो पाएंगी। फिर जब बात करते हैं हम साइंस की, तो साइंस में आपको क्या पढ़ना होता है, देखा गया कि जो लगभग जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 9th 10th के एनसीईआरटी से आ रहे हैं, और लेकिन कई बार क्वेश्चन 6th 7th और 8th के एनसीईआरटी से भी आए हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप पहले से साइंस पढ़ चुके हैं, जनरल साइंस के बारे में आपको नॉलेज है या फिर आपका साइंस बैकग्राउंड है, तो आप 9th 10th से शुरुआत करें और 9th 10th को 3 से 4 बार रिवाइज कर लें, और उसके बाद एक रीडिंग आप इन क्लासेस की ले सकते हैं, 6th 7th और 8th की एक रीडिंग, 1 रीडिंग या 2 रीडिंग। और जो नए बच्चे हैं वो 6th से शुरुआत कर सकते हैं, ताकि सीखते हुए जाएंगे वो 6th से, फिर 7th, फिर 7th से 8th और 8th से 9th 10th। यानी कि अगर आप वेटरन हैं, पहले से तैयारी कर चुके हैं, तो आपको 9th 10th की एनसीईआरटी बार बार करनी चाहिए। और जो नए बच्चे शुरुआत कर रहे हैं वो 6th से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उनको 9th 10th की एनसीईआरटी जितनी बार हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार करने की कोशिश करें आप। ठीक है जी, ये आप करके जाएँ, ये बहुत मोर देन इनफ है आपके लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों को PYQ से सीखना है। अब PYQ से सीखने का मेरा क्या मतलब है, PYQ सीखने से ये मतलब है कि जो PYQs आते हैं, अब PYQ किस चीज़ के, जो UPSC CSC प्रीलिम है उसमें एक दिक्कत ये है कि वो साइंस एंड टेक पूछता है, और HCS में क्या है, HCS जनरल साइंस के बारे में सवाल पूछता है। यानी HCS तो पूछ रहा है जनरल साइंस के बारे में, और UPSC CSC प्रीलिम पूछ रहा है साइंस एंड टेक के बारे में। तो आप UPSC CSC प्रीलिम्स के PYQ मत लगाना, इसमें आप एक अच्छा बेहतर सोर्स अपना सकते हैं और जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। एक CAPF पेपर कंडक्ट करवाता है, UPSC एक पेपर कंडक्ट करवाता है CAPF का, असिस्टेंट कमांडेंट का। उसके आप 6 से 7 साल के PYQ करके जाएं, मिनिमम 5 ईयर के तो पक्का करके जाएं साइंस के, जनरल साइंस के, क्योंकि वो जनरल साइंस के सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। ये कर सकते हैं आप। एक CDS के 5 साल के PYQ कर जाएं। अगर आप दोनों के 5-5 साल के PYQ कर जाते हैं और एनसीईआरटी कर जाते हैं, तो विश्वास मानिए आप साइंस के लगभग पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से। ठीक है जी, मेरी बात को समझ पाए। आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी करनी है, प्लस PYQ लगाने हैं किसके, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के और CDS के 5 सालों के। ठीक है जी। जियोग्राफी में आपको क्या करना है, जियोग्राफी में आप यही कर सकते हैं, एनसीईआरटी करनी है आपको 6 to 12 बिल्कुल करके जानी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो वेटरन है, जो पहले से पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, वो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें, बार बार इनको पढ़ें। और जो नए बच्चे हैं वो धीरे धीरे सीखते हुए जाएं, लेकिन +1 +2 की एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा फोकस करें आप। और देखा गया है कि 10th की एनसीईआरटी से हमने पीछे देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि आपको बार बार चीज़ों को रटना है। और 6th से 8th तक की एनसीईआरटी आप स्किप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप इनकी एक रीडिंग ले सकते हैं, एक रीडिंग तो पक्का ले लें, नहीं तो 9th to 12th तो आपको करनी ही करनी है और बार बार करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, UPSC CSC यानी कि जो IAS का पेपर होता है उसके जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं 5 से 6 सालों के, आप उनको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं PYQs को। ठीक है जी, आपको ये करना है। इसमें आप वो करेंगे, इसमें भी आप अगर CAPF के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। लेकिन आप CSC के भी करके जाते हैं तो मिनिमम CSC के तो करके ही जाएं, जिसको IAS का पेपर कहते हैं, IAS के प्रीलिम के तो करके ही जाएं। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप CAPF और CDS के भी 5 साल के क्वेश्चन देख लें, आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप हमें कहेंगे तो हम भी आप लोगों को करवा देंगे। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में एक सबसे बड़ा सोर्स होता है M लक्ष्मीकांत और NCERT जो पॉलिटी की होती है वो। तो NCERT को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो मेरा जवाब है कि आप NCERT को बिल्कुल मत पढ़ें। NCERT के बिना मतलब M लक्ष्मीकांत से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि NCERT को बिना पढ़े भी काम चल सकता है। और इसके अलावा M लक्ष्मीकांत एक बहुत मोटी बुक है,
तो जो बच्चे एम लक्ष्मीकांत को पहले पढ़ चुके हैं वो तो एम लक्ष्मीकांत को कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे नए बच्चे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको यूट्यूब की वीडियोस की सहायता लेनी है। यूट्यूब की वीडियो से वो कंसेप्ट को सीख सकते हैं, और कोई भी बुकलेट ले लेनी है जो थोड़ी पतली बुकलेट है, कोचिंग की कोई भी बुकलेट, उसमें से जो कंसेप्ट आपको नहीं आए वो यूट्यूब की वीडियो से आप सीख लें और ऐसे बुकलेट को रिवाइज करें। एम लक्ष्मीकांत एक बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है नए बच्चे के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं, प्लस आपको क्या करना है, बुकलेट को पढ़ के जा सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत को आप स्किप कर सकते हैं अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो, ठीक है जी। और अगर आप कहेंगे कि सिविल चौपाल आपकी इसमें हेल्प करे, तो हम आपको पॉलिटी की पूरी वीडियो, अगर आपकी डिमांड रही तो हम आपको पूरी की पूरी अवेलेबल करवा देंगे, जो बहुत ही आसान भाषा में होंगी। इसके बाद आती है करंट और इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे बच्चे विवेक सिंह को फॉलो करते हैं, रमेश सिंह को फॉलो करते हैं। रमेश सिंह ये बुक है, विवेक सिंह की भी बुक आती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप नए बच्चे हैं तो ये बहुत ही बल्कि बुक हैं, आप इनको स्किप करते हुए कोई यूट्यूब की वीडियोस या फिर मुन्ना सर की पुरानी वीडियो है या फिर मुन्ना सर की कोई नई वीडियोस आती हैं वो भी आप देख सकते हैं। आपको फोकस क्या करना है, देखा गया है कि जितने भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं वो पीआईबी एक सोर्स है करंट अफेयर का, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार न्यूज़ निकालती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की न्यूज़ होती है इसमें। तो आप इनकी न्यूज़ से क्वेश्चंस को अलाइन करके बनाया जाता है इकोनॉमिक्स का पेपर, लगभग ऐसा देखा गया है एचसीएस के पेपर में। तो आपको क्या करना है, पीआईबी की न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो करना है, मिनिमम 1 ईयर का, यानी जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे पहले से 1 साल तक, यानी जब आपका एग्ज़ाम बताया गया है, जैसे कि जनवरी में अगर एग्ज़ाम होता है तो आप जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक की जितनी भी न्यूज़ हैं उनको कवर मिनिमम करके जाएँ। हो सके तो 1.5 साल का भी कर ले, लेकिन मिनिमम 1 ईयर का तो आपको करके ही जाना है। और इकोनॉमिक्स के लिए आप यूट्यूब की वीडियो जिसकी भी वीडियो आपको समझ में आती है, आप उन पे ज़्यादा मतलब उन पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक तो वेटेज थोड़ा कम है, और दूसरी बात इकोनॉमिक्स ऐसा बल्कि सब्जेक्ट है, मतलब विवेक सिंह या फिर रमेश सिंह को देखते हैं तो बच्चा, नया बच्चा होता है, वो देख के ही डर जाएगा कि यार इतना पढ़ना है। तो आप इसको अपने हिसाब से, या फिर कोई कोचिंग बुकलेट मिलती है छोटी, आप उससे भी कवर कर सकते हैं। आपको मेन ध्यान रखना है कि एक तो करंट अफेयर के साथ अलाइन करके करना है, कोई जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हो करंट में इकोनॉमिक्स को लेके तो उसको ध्यान में रखना है। प्लस अगर आप रेफरेंस के लिए बुक लेना चाहें तो विवेक सिंह की बुक ले सकते हैं, रेफरेंस के लिए ये बुक ठीक है, पर आप इसको बीच बीच में से पढ़ना, पूरी मत पढ़ना, ठीक है जी। इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स को लेकर अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की। अदर्स में हरियाणा जी के एक सब्जेक्ट आता है। वैसे तो हरियाणा का पेपर है, हरियाणा के क्वेश्चन ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन देखा गया है कि एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन ही आ रहे हैं हरियाणा जी के। तो इसके लिए एक सोर्स हो सकता है, या तो आप सीईटी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो सीईटी की जो वीडियोज़ होती है मैराथन हरियाणा जीके की, जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं आप उनकी मैराथन देख लें हरियाणा जीके की, 6 से 7 घंटे या फिर 8-9 घंटे की जो भी आती हैं, उनकी एक मैराथन को देख जाएं। प्लस क्या करना है आपको, 5 साल के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पीवाईक्यू करके जाने हैं आपको। 5 साल के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पीवाईक्यू करके जाने हैं आपको, उससे आपके हरियाणा जीके कवर हो जाएगी। इतना अगर आप करते हैं तो ये मोर देन इनफ है हरियाणा जीके के लिए। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो नई एनसीईआरटी आई हैं अभी मार्केट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये नई एनसीईआरटी लाई गई है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये 6th ग्रेड की है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, और ये 7th ग्रेड की है, और ये 8th ग्रेड की है। ये 7th ग्रेड की सॉरी, और ये 8th ग्रेड की है। तो ये 6th, 7th और 8th की जो नई एनसीईआरटी आई है, इनका क्या करना है। तो देखिए ये नई एनसीईआरटी आई है, और हो सकता है कि एचपीएससी आने वाले सोर्सेज में इनको इम्पोर्टेंट सोर्स बना ले, तो ये करनी तो है। अब करना क्या है, लेकिन पहले आपको वही एनसीईआरटी करनी है जो हमने पिछली स्लाइड्स में बात की। लेकिन जब आपके पास टाइम बच जाता है तो आप इनकी एक रीडिंग ले सकते हैं। अब सिविल चौपाल इसमें आपकी क्या हेल्प करेगा, सिविल चौपाल आपकी हेल्प कर रहा है कि आपको इनकी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जैसे कि 6th की एनसीईआरटी है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसकी सारी आपको हम एक वीडियोज़ में कवर कर देंगे, 1 या 2 वीडियो में। ऐसे ही इसका भी 1 या 2 वीडियो बना देंगे, इसका भी 1 या 2 वीडियो बना देंगे, और मतलब जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो वीडियोज़ में शामिल हो जाएंगी। तो आपको करके तो जानी है न्यू एनसीईआरटी, पक्का करके जानी है, क्योंकि एचपीएससी का कोई पता नहीं है कि कल को ये ही इंपॉर्टेंट मेन सोर्स बन जाए आपके एग्ज़ाम का, ठीक है। लेकिन आपको ये बाद में करनी है। सबसे पहले वो एनसीईआरटी ज़रूरी है, वो एक बेसिक समझ बना देंगे आपकी, उसके बाद ये देखनी है, इनकी रीडिंग लेके जानी है बस, ठीक है जी। और इसके बाद बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि सिविल चौपाल आपकी क्या हेल्प करेगा और कैसे हेल्प करेगा आपके इस सफ़र में। तो सबसे बड़ी बात जो हिस्ट्री है, एनसीईआरटी की हिस्ट्री है, उसको हम पूरा कवर कराएंगे यूट्यूब पे ही। और यूट्यूब पे भी ऐसे कवर नहीं करवाएंगे कि 6th की एनसीईआरटी है, चैप्टर 1 करवा रहे हैं, चैप्टर 2 करवा रहे हैं एक दिन, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम ऐसे करेंगे कि 6th की जो एनसीईआरटी है
उसको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि भाई एक वीडियो में आए और बात खत्म हो। ऐसी जो प्लस टू की थीम्स 1 मैंने बताया कि 6th की एनसीईआरटी के साथ हमें क्या करना है, प्लस टू की थीम्स 1 पढ़ना है, तो प्लस टू की थीम 1 को करेंगे वीडियो इसके पार्ट 1 या पार्ट 2 में, यानी कि 2 से 3 वीडियो में 6th एंशिएंट हिस्ट्री जो एनसीईआरटी का पार्ट है उसको कवर कर देंगे। ऐसे ही 7th प्लस टू का जो पार्ट 2 है उसको भी हम कवर कर देंगे 2 से 3 वीडियो में, यानी बहुत कम वीडियो में और आपको एनसीईआरटी की एक पूरी वीडियो मिल जाएगी। उसके बाहर मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इसमें शामिल कर ली जाएंगी। और हम ये बिल्कुल नहीं करें कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ें, उस वीडियोज़ को आप एक रेफरेंस के तौर पे से भी ले सकते हैं, और अगर किसी बच्चे ने पहले से पढ़ रखी है तो वो उसको रिवीजन के तौर पे ले सकता है, ठीक है। लेकिन हम एनसीईआरटी हिस्ट्री को आपको पूरा कवर कराएंगे यूट्यूब पे, और अगर कोई नया बच्चा है और उन वीडियोज़ को भी देख के जाता है तो आप विश्वास मानिए लगभग चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और जो एनसीईआरटी पॉलिटी, मैंने कहा कि एनसीईआरटी पॉलिटी को आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बातें हैं जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलती या फिर ऐसी बुक्स में नहीं मिलती जो एनसीईआरटीज़ में हैं, तो उसके लिए हम 1-2 वीडियो बना देंगे कि एनसीईआरटी पॉलिटी की जो खास बातें जो और बुक्स में नहीं है उनको हम कवर करवा देंगे आपको यूट्यूब पे ही। एनसीईआरटी ज्योग्राफी अगर आपकी डिमांड रही और आपने कहा कि आपने सपोर्ट किया तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी हम आपको करवा देंगे। और न्यू एनसीईआरटी की वीडियो है, ये मैंने आपको बताई दिया, न्यू एनसीईआरटी की वीडियो आपको चैनल पे अपलोड करवा दी जाएंगी आपके पेपर से पहले, और मतलब बहुत पहले, ठीक है जी। इसके अलावा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, जैसे बच्चे एनसीईआरटी कर लेते हैं, एनसीईआरटी करने के बाद उनको लगता है कि हमने एनसीईआरटी कर ली, लेकिन वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको क्या करेंगे, हम टेलीग्राम चैनल पे जब भी हम कोई एनसीईआरटी करेंगे तो उसके 10 से 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में देंगे, और लास्ट में आपके लिए क्या बनेंगे, यही प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके रिवीजन नोट्स बनेंगे। लास्ट में रिवीजन नोट्स बनेंगे, यही क्वेश्चन आप इनको पढ़ के जाना, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने एनसीईआरटी लगभग पूरी फिर से रिवाइज कर ली, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और लास्ट में आप लोगों ने चाहा तो एक टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो बिल्कुल एचसीएस के जो पैटर्न है उसके बिल्कुल बेस पे होगी। अगर एचसीएस हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो हार्ड क्वेश्चन डालेंगे, एचसीएस आसान पूछ रहा है तो आसान डालेंगे। ऐसा कोई झूठा कॉन्फिडेंस नहीं बनाएंगे आसान क्वेश्चन डाल के कि आप वो सारे टेस्ट में 100 के 100 नंबर ला रहे हैं और फिर पेपर में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। जो पेपर का लेवल होगा आपको हम दिखा भी देंगे डेमो कि टेस्ट सीरीज का डेमो कैसा होगा, तो बिल्कुल पैटर्न को फॉलो करता होगा जैसा कि एचपीएससी करता है, ठीक है जी। तो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू। और हाँ, एक और बात कि हरियाणा जीके की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी चैनल्स पे, और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि कमेंट में आपको क्या चीज़ चाहिए, कहाँ पे डाउट आ रहा है, उनका भी हम जवाब देंगे आने वाले वीडियोज़ में या फिर कमेंट के द्वारा। तो अभी के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सिविल चौपाल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और जो आपकी तैयारी में हेल्प करेंगी, खासकर अच्छी चीज़ को लेके हम चल रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू।